चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न और उनके उत्तर। चैप्टर नंबर 4 का नाम है समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन। तो प्रश्नावली से शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। कह रहा निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बतलाइए कि कौन सी सदिश हैं और कौन सी अदिश हैं। आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन, कोणीय वेग, ये सब दिया गया है। तो इनमें कौन सदिश है कौन अदिश है हमको बताना है। तो सदिश और अदिश राशियां हम लोग समझ चुके हैं कि किनको कहते हैं। सदिश राशियां उनको कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है और जोड़ने घटाने में सदिश नियम का पालन करती हैं, उनको जो है सदिश राशियां कहते हैं। और इसके उलट जो भी राशियां होती हैं उनको अदिश राशियां कहते हैं। तो देखिए अदिश राशियों में कौन कौन सी हैं। आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवृत्ति, ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। त्वरण, वेग, विस्थापन तथा कोणीय वेग, ये सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से दो अदिश राशियों को छांटिए। तो दो अदिश राशियां हैं, उनको छांटना है। तो हमको दिया क्या क्या गया है। बल दिया है, देखिए सदिश राशि है। कोणीय संवेग, ये भी सदिश राशि है। कार्य, धारा, रैखिक संवेग, ये भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग। तो दो इनको छांटना है जो अदिश हैं। तो एक कार्य और धारा, ये अदिश राशि है। और भी अदिश राशि हैं लेकिन कार्य और धारा मेन रूप से है। कार्य और धारा ही अदिश है, बाकी सब सदिश है। कार्य और धारा ये अदिश राशियां। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमको कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। एक सदिश राशि है, उसको छांटना है। तो देखिए ताप भी अदिश है, दाब भी अदिश है, आवेग सदिश राशि है, समय अदिश है, शक्ति, पूरी पथ लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेग, ये आवेग दो बार दे दिया है। आवेग हमारी सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। तो देखिए जिस प्रकार समान विमाओं वाली दो सदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसी प्रकार समान विमाओं वाली दो अदिश राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो दी गई राशियों में से आवेग केवल ऐसी राशि है जो सदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण हैं। जैसे दो अदिशों को जोड़ना, दो अदिशों को जोड़ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण हैं। मतलब जो चार ये ऑप्शन दिए गए उनमें जो किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ये बताया जा रहा है। तो दो अदिश राशियों को जोड़ना है पहले में। तो देखिए कह रहा है नहीं, दो अदिश राशियों को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि समान विमाओं अर्थात समान मात्रकों वाले अदिशों को ही जोड़ा जा सकता है। तो दो अदिश राशियों को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि समान विमाओं वाली दोनों अदिश राशियां हो। जैसे समय भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है, लेकिन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता। समय को समय के साथ जोड़ा जा सकता है, विभव को विभव के साथ। तो समान विमाओं वाली जब अदिश राशियां होंगी तो उनको हम जोड़ सकते हैं, किसी को भी नहीं। अगला देखते हैं। एक ही विमाओं के एक अदिश व एक सदिश को जोड़ना। तो ये भी नहीं कर सकते हैं। एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक अदिश को सदिश में नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक ना।
तो एक अदिश को एक सदिश में नहीं जोड़ा जा सकता है। एक सदिश को एक अदिश से, हाँ, एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना, ये भी हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें कह रहा है नहीं, एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक अदिश को सदिश में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको ध्यान देना। तो अदिश को सदिश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, अर्थपूर्ण नहीं है। आगे कह रहा है एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना। देखिए गुणा हो सकता है, तो हाँ, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना अर्थपूर्ण है। जब एक सदिश की अदिश से गुणा करते हैं तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है, जिसका परिमाण सदिश एवं अदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। तो एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर सकते हैं, और सदिश सदिश के गुणे से जो परिमाण आएगा वही उसका परिमाण होगा, और दिशा जो सदिश की होगी वही दिशा बनी रहेगी। तो गुणा कर सकते हैं दो अदिशों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए, तो इसमें देखिए सी में देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है 4 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गति कर रही है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल से पिंड का संवेग प्राप्त होता है, जो कि एक सदिश राशि है। इसको सिंपल सा गुणा कर दिए हैं, P = m × v, जबकि v हमारा सदिश है और m अदिश है। इसमें गुणा किया गया, m 4 किलोग्राम दिया है, v 20 मीटर पर सेकंड दिया है, तो गुणा किया गया तो आ गया 80 किलोमीटर के किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग आ गया। और पूर्व दिशा में चल रहा था तो दिशा पूर्व ही बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब अगला हमसे कह रहा है दो अदिशों का गुणन। अब दो अदिशों का गुणन है, तो इसको देख लेते हैं। तो हाँ, दो अदिशों का गुणनफल अर्थपूर्ण है। गुणा देखिए हो सकता है, जोड़ नहीं सकते, ये गलत है। घनत्व जिसको रो से दिखा रहा है तथा आयतन जिसको v से दिखा रहा है, दोनों अदिश राशियां हैं। जब घनत्व का आयतन से गुणा किया जाता है तब हमें घनत्व गुणे आयतन बराबर द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त होती है, जो कि एक अदिश राशि। तो गुणा कर सकते हैं, चाहे सदिश हो चाहे अदिश, मतलब अदिश के साथ सदिश का गुणा कर सकते हैं और अदिश का अदिश के साथ गुणा। दो सदिशों को जोड़ना। अब दो सदिशों को जोड़ने की बात देखिए। यदि दो सदिश को जोड़ना नहीं, दो सदिशों को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि समान विमा अर्थात समान मात्रक के सदिशों को ही परस्पर जोड़ा जा सकता है। तो देखिए दो सदिशों को जोड़ना, तो इसमें ध्यान देना है कि विमाएं समान होना चाहिए, तभी हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। अगर विमाएं समान नहीं है तो नहीं जोड़ सकते। जैसे बल और आवेग दोनों सदिश राशि हैं, लेकिन दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों की विमाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना। आगे कह रहा है एक सदिश के घटक की उसी सदिश से जोड़ना। एक सदिश के घटक की उसी सदिश से जोड़ना। तो हाँ, यह हो सकता है। एक सदिश के घटक का उसी सदिश से जोड़ना अर्थपूर्ण है, क्योंकि दोनों सदिशों की विमाएं समान है। क्योंकि दोनों सदिशों की विमाएं समान है, इसलिए इनको जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान देना है कि जोड़ने घटाने में अगर विमाएं समान है तो जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन गुणा हम कर सकते हैं सदिश का अदिश के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। तो सबसे पहला है कि किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। अगला है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। तो इसको देखते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या जो भी है उसका ए वाले में सत्य है, क्योंकि एक सदिश का परिमाण सदैव एक संख्या होता है जो कि एक अदिश है। तो सदिश का जो परिमाण अभी हमने पढ़ा था तो बताया था कि जैसे 10 किलोग्राम लिखा गया है, तो 10 जो है ये हमारा परिमाण है, जो संख्या लिखी जाती है वो परिमाण है, और केजी हमारा मात्रक है। तो जो परिमाण होता है सदिश का वो अदिश होता है, एक सत्य है। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बी वाले में क्या कह रहा है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। तो ये देखिए हमारा असत्य है, क्योंकि एक सदिश का प्रत्येक घटक सदैव एक सदिश होता है। जाहिर सी बात है कि जो घटक है तो यक्स और वाई प्लेन में अगर हम लोगों ने बांटा तो यक्स घटक हो जाएगा, वाई घटक हो जाएगा। तो चूंकि सदिश है उसी के दो भाग हमने यक्स वाई प्लेन में किए हैं, तो दो जो घटक किए हैं ये भी सदिश होंगे। सी वाला देखते हैं। सी में कह रहा है कि किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। देखिए इस बात में लिखा है सत्य, मतलब सही है, लेकिन कारण भी क्या बताया, केवल जब वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो, अन्यथा असत्य। दोनों बातों को ध्यान देना है कि जब एक सरल रेखा में गति करेगी तो जो विस्थापन होगा वही दूरी होगी यानी विस्थापन और दूरी बराबर होंगी। और अगर एक ही सरल रेखा में नहीं गति कर रही तो अगर दूसरे पथ से जाएगी तो विस्थापन तो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, विस्थापन कम, यानी विस्थापन दूरी के बराबर तब नहीं होगा। तो अगर एक ही सरल रेखा में वस्तु गति कर रही है तो विस्थापन और दूरी का परिमाण बराबर रहेगा, लेकिन अगर सीधी रेखा में नहीं गति कर रही है तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, विस्थापन कम। तो इसलिए अगर एक ही सरल रेखा में गति कर रही है तो ये कथन सही है सी वाला, नहीं तो गलत है। आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि किसी कण की औसत चाल पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ लंबाई समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। तो ध्यान देना है, अधिक या उसके बराबर हो सकती है, कम नहीं हो सकती है, क्योंकि विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, इसलिए कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ बता भी रहा है, क्योंकि औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पथ की कुल लंबाई, दूरी का मतलब पथ की कुल लंबाई बटे कुल समय। और औसत वेग क्या होगा, अब यहाँ चाल है तो पथ की लंबाई है, वेग है तो विस्थापन आ जाएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो सदिश में सदिश रहता है तो विस्थापन भी हमारा सदिश है। तो वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, चाल बराबर कुल पथ की लंबाई बटे कुल लगा समय। तो परंतु पथ की कुल लंबाई सदैव उसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। तो पीछे हमने पढ़ा है कि लंबाई जो है जरूरी नहीं कि विस्थापन के बराबर हो, उससे ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए चाल का जो मान है वो वेग से ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर। अगर ये पथ की लंबाई विस्थापन के बराबर हो गई तो चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएंगे लेकिन चाल कभी वेग से कम नहीं हो सकती, क्योंकि विस्थापन से कम कोई दूरी नहीं हो सकती, इस कारण से। तो वही कह रहा है कि परंतु पथ की कुल लंबाई सदैव उसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है, अतः औसत चाल समान समय अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। मतलब ये हमेशा अधिक रहेगी या इसके बराबर रहेगी, ये कभी या चाल से ज्यादा नहीं हो सकता वेग। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। ये बात सत्य है, क्योंकि तीन सदिशों जो एक समतल में नहीं है एक त्रिभुज की क्रम में ली गई तीन भुजाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब एक समतल में नहीं होंगे
मान लो एक्स वाई जेड प्लेन में है, एक्स वाई एक प्लेन में है और जेड उससे 90 डिग्री के कोण पर है, तो यानी उस प्लेन में नहीं है, तो परिमाण कभी भी जो है मतलब सदिश कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि एक ही त्रिभुज में भुजाएं नहीं दिखाई जा सकती। तो यही कह रहा है कि सत्य, क्योंकि तीन सदिश जो एक समतल में नहीं है एक त्रिभुज की क्रम में ली गई तीन भुजाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी दो का परिणामी तीसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इसको चित्र द्वारा बना करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्स है, ये वाई प्लेन है और इसका परिणामी ये हो गया। मान लीजिए इसका दोनों का परिणामी जैसे हम निकालते थे वैसे ये हो गया। अब इसको जो है कैंसिल करने के लिए अगर इसी प्लेन में इसी के विपरीत अगर कोई परिणामी इस तरह कर दें, इसके विपरीत इसी सरल रेखा में, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, इसी सरल रेखा में होगा, तो ये अब इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये हो जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ये इसी प्लेन में ना होता तो एक्स वाई को कैंसिल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए परिणामी कभी सदिश योग शून्य नहीं होता। तो एक ही प्लेन में तो संभव है कि तीन सदिशों का योग शून्य हो जाए, लेकिन अगर एक ही प्लेन नहीं है तो शून्य नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। तो देखिए चार विकल्प हमको दिए गए हैं। करा इनमें समीका यानी समता का चिन्ह कब लागू होता है, यानी बराबर का चिन्ह। त्रिभुज के गुणों से किसी चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई उसकी शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से सदैव कम होती है। त्रिभुज के गुणों से या किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसकी शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से सदैव कम होती है, ये बताए दे रहा है। तो देखिए पहला हम देख ले रहे हैं कि जो इस तरह लिखा है, तो इन सब ज्यामिति के माध्यम से इन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको हमें बनाना है। तो पहले इसको देखते हैं कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, ये खींच दिया, इसका मतलब ये मॉड ऑफ का चिन्ह है। इसका मतलब इसका दोनों के जोड़ का परिमाण और फिर अलग अलग सदिश जो हैं उनका परिमाण बाद में जोड़ा गया। देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी पहले जोड़ दिए गए फिर उनका परिमाण निकाला गया। जो सदिश और ए और बी हैं इनको पहले जोड़ दिया गया फिर परिमाण निकाला गया। और इधर क्या है, सदिशों का पहले परिमाण निकाला गया यानी जो संख्या है और बाद में जोड़ा गया। तो इसको पहले वाले को देखते हैं। तो इसमें देखिए माना दो सदिशों ए तथा बी को त्रिभुज पी ओ पी क्यू की एक क्रम भुजाओं ओ पी पी क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा उसका परिणामों ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए दो भुजा दिखाई गई हैं ओ पी पी क्यू, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ठीक ना। ये देखिए इसका जो है तीर का निशान इधर से यानी सदिश का दिशा ये है और इधर बी वाले सदिश की दिशा ये है। तो इनका परिमाण जो है पहले वाले सदिश की पूंछ और बाद वाले सदिश की सिर से जो परिणामी सदिश होगा, जिधर सिर होगा उधर सिर करते हैं और पहले वाले की पूंछ से पूंछ को जोड़ते हैं, बाद वाले सिर से सिर को जोड़ते हैं। तो इसलिए तीर का निशान देखिए इधर को है। तो ये ए और ये बी हो गया और इसका परिणामी ये ए प्लस बी हो गया। ये वेक्टर है, देखिए मोटे से लिखा है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि पतले से लिखेगा तो अदिश माना जाएगा, मोटे से लिखेगा तो सदिश माना जाएगा। अब देखिए जो ये लिखा गया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के गुणों से किसी त्रिभुज की एक भुजा उसकी शेष दो भुजाओं के योग से सदैव कम होती है। तो जो त्रिभुज का नियम अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्वेश्चन में बताया गया है, तो उसी को लागू करेंगे कि त्रिभुज के गुणों से
त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा उसकी शेष दो भुजाओं के योग से सदैव कम होती है। तो त्रिभुज OPQ में, तो त्रिभुज OPQ में देखते हैं क्या है। OQ, ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, OQ कम होगी OP प्लस PQ से, यानी दोनों भुजाओं के योग से कम होगी, जैसा हमको ऊपर बताया गया। अब देखिए जो OP है, ये OQ, ये OQ A प्लस B है, और OP A है और PQ B है। तो A प्लस B स्मॉलर देन A प्लस B। A प्लस B का मतलब पूरा A प्लस B स्मॉलर देन A और B अलग अलग। तो जैसे यहाँ है उसको लिख देंगे। तो ये देखे लिख दिया, मॉड ऑफ A प्लस B मतलब ये जो है सारे जो योग था A प्लस B का, उसका मॉड है यानी परिमाण है, और ये A और B अलग अलग जो थे उनके जोड़ करके पहले परिमाण निकाला गया फिर जोड़ा गया। तो यदि सदिश A व B एक ही सरल रेखा में समान दिशा में कार्यरत है तब इनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, मॉड ऑफ A प्लस B। सेम उसी तरह समझिए कि अगर 90 डिग्री का कोण होता तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो कर्ण का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो गया। लेकिन यहाँ पर कोण 90 डिग्री नहीं है, कुछ अलग कोण है, तो 2AB cos थीटा हो गया, जैसा हमने क्वेश्चन में NCERT में पीछे पढ़ा था। तो मॉड ऑफ A प्लस B बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बराबर अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो उसी तरह से ये आ गया अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर का मान आ गया। थीटा कुछ रहा होगा, उसमें कुछ भी मान सकते हैं, ये कोण थीटा जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया मॉड ऑफ A प्लस B बराबर A प्लस B। यानी कहने का मतलब ये है कि A B का होल मॉड यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड बराबर वेक्टर A का मॉड प्लस वेक्टर B का मॉड। ये हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरा हट जाएगा। थीटा 0 रख देंगे तो ये cos थीटा का मान cos 0 का मान 1 होता होगा। तो cos 0 का मान जब 1 हो जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आ जाएगा, और A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AB को ब्रैकेट में A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह लिख दिया इसको। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर देखें ये मॉड एक साथ वेक्टर निकाला गया या उसको जोड़ा गया, अलग अलग वेक्टर एक साथ मैग्नीट्यूड को लिया गया या अलग अलग मैग्नीट्यूड को लिया गया, A और B के उनको जोड़ा गया। तो या तो ये देखिए बराबर आ गया और या फिर देखिए कम था, तो इसलिए बराबर का चिन्ह या फिर कम का चिन्ह लगा हुआ। तो मॉड ऑफ A प्लस B छोटा होगा या बराबर होगा मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B के। तो दोनों पक्ष समान होंगे जब दोनों सदिश A तथा B समान दिशा में एक ही रेखा के अनुदिश हों। तो दोनों सदिश समान होंगे अगर सरल रेखा में होंगे और दिशा समान होगी। अब हम लोग B वाला देखते हैं। B वाले में देखिए घटाने की बात कर रहा है। जब घटाने की बात करेगा तो मॉड ऑफ A प्लस B ज्यादा होगा या बराबर होगा A माइनस B से, मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B से। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के गुणों से त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से अधिक होती है।
वहां पर क्या था, शेष दो जब जोड़ने की बात आती थी तो एक भुजा का, दो भुजाओं का योग शेष दो एक भुजा के योग से कम होता था, मतलब दो भुजाओं का योग ज्यादा होता था एक भुजा से। यहाँ देखिए जब घटाने की बात आएगी तो त्रिभुज के गुणों से त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से अधिक होती है। अगर उसमें घटाया जाए तो अंतर से एक भुजा ज्यादा होती है। तो त्रिभुज OPQ में जो ऊपर त्रिभुज था उसी को आधार अगर मान लें तो OQ इज ग्रेटर देन OP माइनस PQ होगा। तो OQ इज ग्रेटर देन OP माइनस PQ होगा अगर घटाने की बात आ जाए तो यहाँ पर देखिए OQ इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ OP माइनस PQ, यानी परिमाण की बात कर रहा है कि पहले वेक्टर को घटा दिया जाए बाद में उसका परिमाण निकाला जाए, ये मतलब है इसका। अगर यहाँ लाइन खींच देता तो इसका मतलब होता कि OP वेक्टर को और PQ वेक्टर का परिमाण केवल घटाया जा रहा है। यहाँ पर वेक्टर ही घटाया जा रहा है और बाद में परिमाण निकाला जा रहा है, इसको ध्यान देना है। तो अब देखिए दाएं पक्ष में OP माइनस PQ का परिमाण लिया गया है दाएं पक्ष में इधर, क्योंकि OQ धनात्मक है, ये OQ धनात्मक है तथा OP माइनस PQ ऋणात्मक हो सकता है। देखिए OP माइनस PQ ऋणात्मक हो सकता है, क्यों? अगर PQ ज्यादा होगा OP से तो घटाने पर ऋण चिन्ह आएगा, अगर OP ज्यादा हो या OP ऋणात्मक होगा PQ भी ऋणात्मक होगा तो ऋण आएगा, अगर OP ज्यादा होगा और धनात्मक होगा और PQ घटाया जाएगा तो धन आएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि OP माइनस PQ ऋणात्मक हो सकता है यदि PQ इज ग्रेटर देन OP। अगर PQ ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला चिन्ह लगाते हैं, इसलिए मान ऋणात्मक आ जाएगा। अब देखिए तो इसलिए क्या होगा, मॉड ऑफ A प्लस B, यानी A प्लस B को जब वेक्टर को जोड़ करके उसका परिमाण निकालेंगे तो ज्यादा होगा मॉड ऑफ A, यानी A वेक्टर का परिमाण निकाल लें और उसमें B वेक्टर का परिमाण निकाल के घटाएं तो ये ज्यादा होगा यदि PQ इज ग्रेटर देन OP। अगर PQ ज्यादा होगा OP से तो मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए मॉड ऑफ A प्लस B इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ए हमने OP को A माना था और PQ को B माना था, तो मान ऋणात्मक हो सकता है अगर B ऋणात्मक हो तब, कहने का मतलब ये ज्यादा हो तब, ये ज्यादा हो तब। यदि दिए गए दोनों सदिश एक ही सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो तब क्या होगा। अगर एक ही सरल रेखा में और विपरीत दिशा में हो तब क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B को जोड़ के अगर उसका परिमाण निकाला जाए तो ये बराबर होगा मॉड ऑफ A, यानी A वेक्टर का परिमाण निकाला जाए और B वेक्टर का परिमाण निकाला जाए, फिर उनको घटाया जाए तो उसके बराबर होगा, जैसे जोड़ने वाले में हम लोगों ने निकाला था। अगर एक ही सरल रेखा में होंगे तो साधारण सी बात है कि जो परिमाण आएगा वो घटाने पे आ जाएगा सीधा सीधा, सरल रेखा में दोनों होंगे। लेकिन अगर किसी कोण पे होंगी तो जो A और B जोड़ा गया है ये ज्यादा होगा A और B के, A में B के घटाने के। तो अब समीकरण 3 और 4 से क्या मतलब निकलेगा कि मॉड ऑफ A प्लस B ज्यादा होगा या बराबर होगा मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B के, मतलब ज्यादा होगा या बराबर होगा। अगर यहाँ प्लस था तो ये उल्टा हो जाता था, कम होगा या बराबर होगा। अब घटाने की बात आ रही तो ये ज्यादा होगा ये बराबर होगा, तो A और B दोनों क्लियर हो गए। ए में हमने जो प्लस वाला पढ़ा था, इसमें माइनस वाला। तो देखिए यदि सदिश A व B एक ही सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तो समानता चिन्ह मान्य होगा, तो ये बराबर बराबर वाला चिन्ह मान्य होगा अगर सरल रेखा में विपरीत दिशा में होंगे तो। अब C वाला देखते हैं। C में देखिए कह रहा है कि A प्लस B जो मॉड ऑफ A है और मॉड ऑफ B है,
ये कम हो गया, इसके बराबर होगा यदि a माइनस बी कर दिया जाए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या था कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहा था, पहले परिमाण फिर घटा रहा था, यहाँ पर वेक्टरों को घटा करके फिर उनका परिमाण निकाला जा रहा है, इस तरह किया जा रहा है। तो इसको देखते हैं, इन बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी समझने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि यदि पी आर सदिश माइनस बी को, यदि पी और आर ये माइनस बी सदिश है तथा सदिश ए व माइनस बी का परिणामी ओ आर के द्वारा प्रदर्शित होता। अब ए व माइनस बी यानी ए और ये माइनस बी का परिणामी ओ आर से प्रदर्शित किया जाए तब। तो ए और बी दो वेक्टर हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो बी की दिशा केवल उल्टा कर दी गई तो माइनस बी हो गई। दिशा देखिए उल्टा कर दिया, जो इधर को था वेक्टर उसको इधर को कर दी। अब ये ना ध्यान दीजिएगा कि ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये त्रुटि हो गई है थोड़ा, इसको बराबर बनाना चाहिए तो परिमाण भी बराबर होता। तो ये माइनस बी करके इसको उल्टा करके माइनस बी लिखा गया। अब ये ए हो गए माइनस बी, अब इसका तीर इधर को है तो इसकी पहले वाले की पूंछ और बाद वाले के तीर से इसको जोड़ करके तीर उधर लगाएंगे जिसमें जिधर बाद वाले का तीर हो, यानी दिशा ये रहेगी आर की। तो ये ए और माइनस बी का परिणामी ए माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए, त्रिभुज के गुणों से किसी त्रिभुज की एक भुजा उसकी शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से कम होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अतः डेल्टा ओ पी आर में, अब डेल्टा ओ पी आर में क्या होगा, डेल्टा ओ पी आर में ओ आर ज्यादा होगी, ओ आर कम होगी ओ पी माइनस पी आर से। एक भुजा ज्यादा है, जहां पर देखिए ओ आर कम है ओ पी प्लस पी आर से, जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे, जोड़ने में ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा, कहने का मतलब है। अब देखिए ओ आर क्या है, ए माइनस बी का परिणामी हो जाएगा क्योंकि इसको घटाया गया है, माइनस घटाया क्या जोड़ा गया है, लेकिन वो माइनस बी वेक्टर था तो माइनस आ गया। अब ये माड ऑफ ए प्लस दूसरा वेक्टर क्या था माइनस बी, तो उसका माड लिया गया यानी परिणामी। परंतु माड ऑफ बी बराबर माड ऑफ माइनस बी बराबर माड ऑफ बी, तो वेक्टर तो बी ही है, उसकी दिशा उल्टा कर दी गई थी तो माइनस साइन आ गया था, तो परिणामी तो दोनों का बराबर ही होगा ना परिमाण, इसीलिए लिख दिया। तो क्योंकि किसी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है, तो अथवा माड ऑफ ए माइनस बी स्मॉलर देन हो जाएगा माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी के, क्योंकि परिणामी में दिशा नहीं होती इसलिए चिन्ह नहीं होगा, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है तो चिन्ह हटा दिया। पांचवा समीकरण होगा, यदि सदिश ए तथा बी एक सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत है तब। अब अगर विपरीत दिशा में होंगे तो माइनस साइन लगेगा, तो माड ऑफ ए माइनस बी विपरीत दिशा के लिए ये माइनस साइन लग गया, तो बराबर। अब माड जो जोड़ा जाता है परिणामी परिमाण, तो उसमें तो दिशा होती नहीं तो प्लस के साथ रहेगा, तो माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी होगा। तो वही कह रहा है कि यदि सदिश ए तथा बी एक सरल रेखा में परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत है तब क्या होगा, तो विपरीत दिशा के लिए माइनस बी आ गया और इनका परिमाण जोड़ा गया तो माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी हो गया। तो इससे और इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला 5 और 6 से, माड ऑफ ए माइनस बी या तो छोटा होगा या बराबर होगा माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी से। इसी तरह हम लोग सारी चीजें निकाल लेंगे। अब देखिए डी वाला देख लेते हैं इसी तरह। तो देखिए डी में क्या कह रहा है, माड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माड ऑफ ए माइनस माड ऑफ बी। तब देखिए इसमें क्या है कि पूरे का पहले वेक्टर को घटाया गया बाद में परिमाण निकाला गया, तो ये ज्यादा होगा या बराबर होगा अगर पहले परिमाण निकाल के घटाया जाए ए और बी को वेक्टर को। तो इसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए त्रिभुज के गुणों से त्रिभुज की एक भुजा इसकी शेष दो भुजाओं के अंतर से अधिक होती है। अगर घटाया जाए तो एक भुजा जो है दो भुजाओं के घटाने से एक भुजा का मान ज्यादा होता है। तो डेल्टा OPR में यानी त्रिभुज OPR में क्या हो जाएगा, OR इज ग्रेटर देन OP माइनस PR का मॉड हो जाएगा। ये वेक्टर है दोनों घटा जिसमें A और B माना गया था। तो अब क्या होगा, ये फिगर तो हम लोग देख ही चुके हैं, फिर देख लीजिए। OR ये है, OP ये है, PR ये है। तो OR में OR जो है ज्यादा होगा OP माइनस PR से, वही कह रहा है कि OR ज्यादा है मॉड ऑफ OP माइनस PR से। तो दोनों पक्ष में OR माइनस PR का परिमाण लिया गया है। दोनों पक्ष में OP माइनस PR का परिमाण लिया गया है। OP माइनस PR का देखे परिमाण लिया गया है दाएं पक्ष में, क्योंकि बाएं पक्ष में OR धनात्मक है। अब चूंकि ये धनात्मक है, परंतु दाएं पक्ष में इधर वाले में क्या है, बाएं पक्ष में तो OR धनात्मक है, लेकिन दाएं पक्ष में OP माइनस PR ऋणात्मक हो सकता है। OP माइनस PR कब ऋणात्मक हो सकता है, जब PR ज्यादा हो OR से, यानी PR ज्यादा हो OR से। तो चूंकि ऋण चिन्ह लगा है तो इसलिए मान ऋणात्मक आएगा। तो अब देखिए OR हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A माइनस B हो जाएगा, क्योंकि A में B को घटा रहे हो। तो मॉड ऑफ A माइनस B, ये A है ये B है, इसको समझ लीजिए। जो फिगर देखा है उसमें चित्र में दिया गया है। तो मॉड ऑफ A माइनस B, जब इसको घटा रहे हैं तो OR क्या होगा, मॉड ऑफ A माइनस B होगा। तो ये ज्यादा होगा अगर इसको अलग घटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए यानी परिमाण A माइनस इसका परिमाण निकाल लिया जाए माइनस B का परिमाण, तो उसको घटाया जाए तब। तो परिमाण में तो धनात्मक ही होता है, तो ऋण हटा दिया गया, तो ये A का मॉड माइनस B का मॉड हो गया, तो ये ज्यादा होगा। अब देखिए यदि सदिश A व B एक ही सरल रेखा में समान दिशा में हो तब क्या होगा, समान दिशा में होगी तब मॉड A माइनस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा, वो मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B के बराबर होगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा में घटाया जा रहा है सदिशों को, तो ये घटाना इस घटाने के बराबर होगा। तो अब समीकरण 7 और 8 से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ A माइनस B, अब एक बार ये चिन्ह एक बार ये, तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B के। तो दोनों पक्ष बराबर होंगे यदि सदिश A तथा B एक ही सरल रेखा में समान दिशा में हो। तो देखिए अलग अलग करके कैसे घटाया गया, इसके बारे में कैसे जोड़ा गया, इसके बारे में हम लोगों ने आज सीखा। तो ये वेक्टर का चैप्टर है, इसमें दिशाओं का ध्यान देना है जोड़ने घटाने में। तो आज हमने पढ़ा जो है, अब आज यहीं तक। अब 7वें क्वेश्चन से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।